स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। आर्टिकल 370 मामले पर आज अहम समाअत होनी है। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर समाअत होगी। अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश करेंगे अपना मौकफ। दरअसल अटॉर्नी जनरल सरकार का पक्ष रखेंगे उन सवालों पर जो पिछली सुनवाई में यानी कि 12वें दिन की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सवाल किए थे या दूसरे जजों ने सवाल किए थे। ऐसे कई सवाल हैं। उनमें एक सवाल यह था कि दरअसल ये जो अगर आरजी ये इंतजाम है यूटी बने रहना जम्मू कश्मीर का जो पहले रियासत थी, तो ये आरजी आखिर कब तक है, ये कितना आरजी है, एक ये सवाल। दूसरा ये कि कब तक स्टेट का दर्जा बहाल हो सकता है। तीसरा ये कि इलेक्शन कब कराए जाएंगे। ऐसे कई सवाल हैं जिस पर आज सरकार का पक्ष रखेंगे। समाअत एक इंतहाई अहम मरहले में पहुंच चुकी है, तो यह समझा जा रहा है कि आज की समाअत जो है वो कई मानों में खास है, चूंकि सरकार का जवाब क्या होगा उन सवालों पर जो पिछली समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने पूछे थे, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने यह कहा था कि वो 31 अगस्त को इस बारे में और ज्यादा जानकारी और बेहतर मालूमात फराहम कर सकते हैं और सरकार का पक्ष रख सकते हैं। तो दो तीन अहम सवाल है कि आखिर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कब होंगे, असेंबली के इंतखाबात कब होंगे, कब तक होंगे, ये एक सवाल था जिसका शायद जवाब आज रखा जा सकता है। दूसरा सवाल यह था कि अगर जम्मू कश्मीर को जब वो राज्य था, स्टेट था, उसको यूटी में कन्वर्ट किया गया, तो क्या ये यूटी में किया जाना है, उसके कद को घटाना सही है। उस पर जवाब था कि ये दरअसल आरजी है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि ये कितना आरजी है, कब तक आरजी है, अस्थायी है तो कब तक। इस पर भी एक खातिर खा जवाब की आज उम्मीद की जा सकती है। जिला रामबन के तहसील पोगल परिस्तान के दूर दराज पंचायत बंगारा के हमर गली में लगी आग की होलनाक वारदात में 3 अफराद झुलसकर हलाक हो गए। वहीं 2 अफराद शदीद तौर से जख्मी हुए हैं, जिन्हें इब्तदाई इलाज के लिए पीएच से मुंतकिल किया गया। इत्तलात के मुताबिक पंचायत बंगारा से हमर गली के आरजी ढोक में अचानक लगी आग ने 3 घरों में ये आग फैल गई, जिससे 3 अफराद झुलस गए और इनकी मौके पर ही मौत वाक़ा हो गई, जिनकी पहचान नजमा बेगम उम्र 25 साल, इकरा बानो उम्र 2 साल, आसिमा बानो उम्र 6 साल के तौर पर हुई है। वहीं मोहम्मद इब्राहिम उम्र 35 साल, असर मरहबा बेगम उम्र 55 साल शदीद तौर से जख्मी हो गए हैं और इन्हें इब्तदाई इलाज के लिए मजीद इलाज मुआवजे के लिए जिला अस्पताल रामबन रेफर किया गया है। वाज़ेह है कि एलजी इंतजामिया ने भी इस वाक़े पर सख्त अफसोस का इजहार करते हुए मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। आग लगने की वजूहात का अभी तक मुकम्मल इल्म नहीं हो सका है। राबसे पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। और एक और अहम खबर साहबा से जुड़ी जो खबर है, सरोर टोल प्लाजा को हटाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे 2 अफराद की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। ख्याल है कि 8 अफराद भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ये टोल प्लाजा बंद होने तक भूख हड़ताल जारी रखने का अज़्म रखते हैं। सिख फिरके के मेंबरान ने मुसलमानों के साथ मिलकर बारामूला में मोमबत्ती जलाकर सरकारी इंजीनियर गुरमीत सिंह की मौत मामले की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया है। लवाहिकीन ने बारामूला इंतजामिया और पुलिस पर अपने फराइज की अदायगी में नाकामी का इल्जाम लगाया है। इनका इल्जाम है कि अगर पुलिस और इंतजामिया बरवक्त कार्रवाई करती तो एक कीमती जान बचाई जा सकती थी। जिस तरह की आप सब जानते हैं कि 25 तारीख शाम को हमारा एक भाई इंजीनियर सरदार गुरमीत सिंह जी, जिनकी तैनाती एज टेक्निकल अफसर टू एससी बारामूला थी, और वो 25 शाम को घर से निकलते हैं और लापता हो जाते हैं। उसके बाद सभी की कोशिशों से तकरीबन 5 दिन के बाद उनकी जो डेड बॉडी है वो जेलम से मिलती है। सरदार गुरमीत सिंह के कैरियर की बात करें तो गुरमीत सिंह एक ऐसे इंसान थे, एक ईमानदार सिख कम्युनिटी के ही नहीं पूरी इस बारामूला सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल थे, सिंसियर थे, अपने काम के साथ डेडिकेशन रखते थे। हम गुजारिश करते हैं यहाँ की यूटी की जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑनरेबल एलजी साहब से हम गुजारिश करते हैं कि इसको इस तरह देखा जाए कि जितना जल्दी हो सके उन दरिंदों को पकड़ा जाए और यहाँ की आवाम को सच्चाई से आगाह किया जाए।
और आगे बढ़ते हैं खबरों में। इस बार रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त देर रात से शुरू हुआ, जिसके चलते पुंछ में ज्यादातर लोगों ने रक्षाबंधन का त्योहार रात से ही मनाना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा पुंछ के सदस्य ज्योति भल्ला रात देर गए सीआरपीएफ की 38वीं बटालियन हेडक्वार्टर पहुंची और सीआरपीएफ और पुलिस अफसरान और जवानों की कलाइयों पर राखियां बांधकर भाई बहन का त्योहार मनाया। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर 38 बटालियन ने यहाँ पर रक्षाबंधन के लिए हमारी कुछ बहनों को यहाँ पर निमंत्रित किया था और उन बहनों ने हमें राखी बांध के हमारी सुख शांति और समृद्धि के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए कामना की है, ईश्वर से प्रार्थना की है और हमने भी उनको वचन दिया है कि उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे, खड़े रहेंगे और उनकी सुरक्षा हेतु यदि हमें अपने प्राणों की आहुति तक भी देना पड़े तो हम उसके लिए भी कभी संकोच नहीं करेंगे। भारत में कई प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, उन्हीं में ही रक्षाबंधन का एक त्यौहार है जो भाई बहन के प्यार का त्यौहार है। और त्योहारों में भारत में जो है समय का, मुहूर्त का बहुत ही महत्व होता है। और इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार जो है रात से शुरू हुआ है और आप देख सकते हैं कि हम इस समय पुंछ में सीआरपीएफ की 38 बटालियन में हैं, जहां पर इस समय रात के समय पुंछ की बहनें जो हैं पहुंची हुई हैं अपने जवानों भाइयों को राखी बांधने के लिए। और यहाँ पर जो है आज रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। हमारे साथ कुछ बहनें, उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है इस त्यौहार को लेकर और क्या सोचकर वो यहाँ पर आई थी। आपका नाम? ज्योति बाला। ज्योति बताइए, आज जो मनाया गया? आज हम इधर हमारे महिला मोर्चा के प्रेसिडेंट ज्योति पल्ला जी है, उन्होंने हमें बोला कि हमने अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए जाना है। तो हम पुलिस लाइन के पास सीआरपीएफ की 38 बटालियन में हम आए थे। हमें बहुत अच्छा लगा भाइयों को राखी बांध के। एसएसपी विनय कुमार शर्मा जी, उनको भी हमने राखी बांधी, बहुत अच्छा लगा। उनसे आए हुए हैं इधर, उनको ये महसूस ना हो कि हम अपनी बहनें घर छोड़ के आए तो हमें किसी ने राखी नहीं बांधी। हम पुंछ वाली बहनों ने सब उनको भाई बना के उनको राखी बांध दी। जय हिंद, जय भारत। दिन भर इधर बॉर्डरों पे तैनात रहते हैं, उनकी लंबी आयु के लिए हम यही कामना करते हैं कि उनकी लंबी आयु हो। और ये दिन हम इंतज़ार करते हैं इस दिन के लिए कि कब रक्षाबंधन का त्यौहार आएगा, हम अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधेंगे। 38 बटालियन ने जो यहाँ पर रक्षाबंधन का आयोजन किया था, इसमें हमारी पुंछ की बहुत सारी बहनों ने यहाँ पर शिरकत की, हम लोगों को राखी बांधी। हमारा मन बहुत प्रसन्न है। इतनी बहनों ने हमें यहाँ पर आकर के आशीर्वाद दिया, हमारे लिए ईश्वर से प्रार्थना की। शायद ही मेरे जीवन में कभी ऐसा हुआ होगा। तो देखिए किस प्रकार सीआरपीएफ के अधिकारियों को कहना है कि हमें बहुत खुशी है कि स्थानीय बहनों ने हमें राखी बांधी है और उन्होंने वचन दिया है कि हमारी इन बहनों को जब भी कभी कोई कष्ट आएगा तो हम चट्टान की तरह उनके सामने खड़े रहेंगे। मुनीष शर्मा, न्यूज 18 नेटवर्क, पुंछ। और पाकिस्तान से एक बड़ी खबर है। CNN न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पाकिस्तान की निगरां हुकूमत शदीद मुश्किलात में, बिजली के ज्यादा बिलों पर पाकिस्तान भर में एहतजाज, बिजली बिलों में रिलीफ का मुतालबा, सड़कों पर निकल आए हैं लोग। तो खबर इस वक्त आपको स्क्रीन पर अब दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर हालात बिजली को लेकर के जो है वो काफी बेकाबू जैसे नजर आ रहे हैं। हालात बेकाबू जैसे दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान भर में आवाम महंगे बिलों के खिलाफ, यानी बिजली के बिल जो महंगे आ रहे हैं, बिजली का बिल जो बढ़कर आ रहा है, जो महंगे बिल आ रहे हैं, उसके खिलाफ वहां के लोग सरापा एहतजाज हैं। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं पाकिस्तान से। इस वक्त आपको हम खबर दे रहे हैं CNN न्यूज 18 के जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है मनोज गुप्ता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देख रहे हैं। पाकिस्तान की निगरां हुकूमत शदीद मुश्किलात में है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त केयर टेकर हुकूमत है, निगरां हुकूमत है और उस हुकूमत के सामने एक बड़ा ये चैलेंज है। मुश्किलात में है हुकूमत। बिजली के ज्यादा बिलों पर पाकिस्तान भर में एहतजाज हो रहा है। बिजली बिलों में रिलीफ का मुतालबा किया जा रहा है। सड़कों पर निकल आए हैं लोग। हालात जो है वो काबू से बाहर होते नजर आ रहे हैं। अवाम महंगे बिलों के खिलाफ सरापा एहतजाज है। शुद्ध बिजली नहीं है। 7 दिनों से ये ट्रांसफार्मर कभी ठीक नहीं हुआ। और इस एरिया करल हसन के मार्केट का ये एरिया कभी जनाब इसमें बिजली नहीं रही। एनएलआई में होती है, दूसरी तरफ होती है, हर तरफ होती है, लेकिन इस एरिया में हर वक्त ये जुल्म रवा रखा है। और जब तक एक्सचेंज नहीं आता है, हारी नहीं आता, हम किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। एक पटवारी और तहसीलदार आके कहता है क्या हो गया, ये हमारा क्या मसला हल करना। बिजली का मुतल्लिका महकमे का बंदा आए और वो हमसे बात करे कि भाई इसका मसला क्या है या इसका मुकम्मल हल क्या है। ये ट्रांसफार्मर इस तरह हो गया, ये ट्रांसफार्मर कब ठीक होगा भाई, कब ठीक होगा। और आशा कारकुनों ने संबल इरिगेशन कॉलोनी में मई 2023 से तनख्वाहों में इजाफे
और ज़ेर इल्तिवा उजरतों को जारी करने का मुतालबा करते हुए एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन ने LG इंतजामिया से मुतालबा किया है कि हमारे मुतालबात को तरजीही बुनियादों पर पूरा किया जाए। एहतजाज करने वाली आशा वर्करों में से एक शाजिया ने न्यूज़ 18 को बताया कि हुकूमत ने हमें सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीमों पर अमल आवरी के हवाले से कई असाइनमेंट तफवीज किए हैं और उनका कहना है कि हम तमाम आशा वर्करों ने जमीन पर ईमानदारी से काम करते हुए इसे जमीन पर उतारा है, इसके लिए मेहनत की है, लेकिन हुकूमत हमारी तनख्वाहें जारी क्यों नहीं कर रही है। हम आला हुकाम से अपील करते हैं कि वो हमारी हकीकी शिकायत का इजाला करें। जी हां, ये तनख्वाह की बात करिए, बता रहे हैं कि हमारी तनख्वाहें कितनी है पता है? हमारी तनख्वाहें हैं सिर्फ 2000। तो 2000 की तनख्वाह भी अगर वक्त ना मिले, वो भी अगर लंबित हो जाए तो हम इससे में कैसे अपना गुजारा करेंगे? आज हमने इसलिए प्रोटेस्ट किया है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी सैलरी रखी जाए, जो हमारी लीगल डिमांड्स है उनको पूरा किया जाए। और हमारी जो डिमांड है वो हमारी सैलरी है, क्योंकि 16 साल से हम काम कर रहे हैं लेकिन ये हमें 2000 दे रहे हैं और 2000 में मुझे बताइए किसका घर चलता है। और 2000 में हम मुतमईन नहीं है और हम आगे काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर हमारी डिमांड्स को इन्होंने पूरा नहीं किया तो हम सब रिजाइन देने के लिए तैयार है। ये अगर कहते हैं कि आशा वर्कर्स हमारी हेल्थ की बैकबोन है तो इनकी बैकबोन ही टूट जाएगी। तो जाहिर सी बात है जब हम रिज़ाइन देंगे तो इनका क्या हाल होगा। इसलिए मैं गवर्नर साहब और NRHM के डायरेक्टर साहब से गुजारिश करती हूँ, 1 हफ्ते का टाइम है आप लोगों के पास, हमारी सैलरी का आप इंतजाम कीजिए। और इसी के साथ फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। इंदौर के द्वारकापुरी थाने में साली ने रची जीजा को लूटने की साजिश। पुलिस ने पत्नी, साली के पति सहित 7 लोगों को किया गिरफ्तार। दमोह के हटा में नगर पालिका के कर्मचारी ने की खुदकुशी। नगर पालिका के अधिकारी की प्रताड़ना से परेशान था शहजाद। CMO राजेंद्र खरे देते थे नौकरी से निकालने की धमकी। ग्वालियर जिले में बस में छात्रा को छेड़ना कंडक्टर को पड़ा महंगा। छात्रा ने पुलिस की बेटी की पेटी में डाला शिकायती पत्र। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी कंडक्टर। बिलासपुर और दुर्ग के दौरे पर CM भूपेश बघेल। बिलासपुर में संकल्प शिविर में होंगे शामिल। दुर्ग में पाटन के शिव मंदिर में जलाभिषेक। घोषणा पत्र को लेकर महिलाओं से भी सुझाव लेगी कांग्रेस। 3 महिलाओं की बनी सब कमेटी। 4 सितंबर को पेश होगी रिपोर्ट। 11 सितंबर तक वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकेंगे लोग। निर्वाचन आयोग की टीम का फैसला। नए वोटरों पर आयोग का फोकस। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में फिर सामने आया मतभेद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 9। मैं हूं विशाल। फन और सकाफत की फरोग में अहम किरदार अदा करने के लिए हबा कदल के रिहायशी तारिक अहमद शेरा को हाल ही में MP मनोज तिवारी के जरिए दिल्ली में नेशनल यूथ ब्रिलियंस अवार्ड मिला। वही हबा कदल, जो पहले पथराव और दीगर समाज दुश्मन रवैयों की वजह से सुर्खियों में रहा करता था, मुकम्मल तौर पर इस्लाह से गुजर चुका है। नौजवान जिन्होंने तारिक के साथ इस मुतासिरकुन मकसद में शराकत दारी की है, वो अब कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर खुद को कायम कर रहे हैं। तारिक के मुताबिक इसका सेहरा इंतजामिया और शहर के उन नौजवानों को जाता है जिन्होंने कश्मीर को रहने के लिए और अमन जगह बनाने के लिए इज्तिमाई तौर पर काम किया है। ये जो अवार्ड मिला है आपको, ये किस लिए मिला है और ये कब मिला है?
ये 3 दिन का प्रोग्राम था। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ निविद 18 का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, आप हमारे घर आए और इस प्रोग्राम को कवरेज के लिए। सबसे पहले जो हमारा ये प्रोग्राम था नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम कम नेशनल यूथ ब्रिलियंस अवार्ड 2023। ये 2-3 मंथ पहले एक सोशल मीडिया के जरिए से एक पोस्ट आया था, उसमें ये बताया गया है कि तो जो भी जिन्होंने भी काम किया है किसी फील्ड में उनके लिए उन्होंने फाइल्स मंगाई। फिर मेरे पास भी फोन आया था, उन्होंने मुझे कॉल किया था, फिर मेरी फाइल मांगी गई। हमारी एनजीओ है एक, तो उसको उन्होंने बताया कि आप अपनी फाइल यहाँ पर डाल दो, और उन्होंने फिर वहाँ पर सारा कुछ जो वहाँ पर जो जजमेंट जो रहता है वहाँ पर एज अ जज रहते हैं, और वहाँ पर जितने भी अवार्डीज आते हैं, नॉमिनेशंस आते हैं, फिर उनकी सिलेक्शन हो जाती है। फिर हमारी एनजीओ को भी इस अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया। अच्छा, ये बताएं कि कितने लोग थे इस कैटेगरी में, कहाँ से एंट्रीज आई थी इसकी? इसमें मोर देन 15 स्टेट से आए थे, एमपी से, मुंबई से, राजस्थान से, झारखंड से, दिल्ली से, और बहुत सारी जगहों से आए थे, अलग अलग ममालिक से आए थे। और जम्मू कश्मीर से भी लगभग 4 बंदे थे, 2 श्रीनगर से और 2 आए थे जम्मू से। और हमारी एनजीओ, इसमें कुछ एनजीओ भी थे जिनको नॉमिनेट किया गया था फॉर जिस अवार्ड के लिए, हमारी एनजीओ को भी इस अवार्ड से नवाजा गया। ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है, जो हमारा भी सर है जिनका हमने मतलब अभी इंटरव्यू लिया, मेरे लिए स्पेशली ये एक इंस्पिरेशन है। मैं वो स्टूडेंट था जो अपने स्कूल में डाइस पे खड़ा नहीं हो पाता था, आज मैं वो स्टूडेंट हूँ, कहीं भी किसी भी स्टेट में अगर मुझे बोलेंगे स्टेज पे प्रोग्राम करूँ, मैं कर सकता हूँ विदाउट एनी प्रिपरेशन। ये जो भी अभी मैं मतलब जिस मुकाम पे हूँ, ये सर की वजह से है। अस्सलाम वालेकुम लैडिशाओ, अस्सलाम वालेकुम लैडिशाओ, या खैवेस का तैचयन नैग्राव, अस्सलाम वालेकुम लैडिशाओ, नशयत गोमत वन्य छुयाम, मल्लाव सप दुशार क्योगाम, अतरट पत कुन कानच थाव, अस्सलाम वालेकुम लैडिशाओ। और स्कॉस्ट के कॉलेज ऑफ टेम्परेट सेरिकल्चर मेरगुड में हैंडलिंग स्टेज फ्राइट यानी स्टेज के खौफ से निमटना के मौजू पर 3 रोजा ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ कॉलेजों के तलबा शरीक हैं। इस प्रोग्राम का मकसद बच्चों में खुद एतमादी पैदा करना है। प्रोग्राम में बच्चों को स्टेज पर बोलने के गुर सिखाए जाते हैं, साथ ही इन्हें अपनी सलाहियतों को निखारने के बारे में मुख्तलिफ मौजुआत पर बहस मुबाहिसे के मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं। प्रोग्राम में दूसरे रोज साइंसदान डॉक्टर इरफान लतीफ खान ने मैनेजिंग स्टेज फ्राइट के मौजू पर लेक्चर दिया। प्रोग्राम के दूसरे रोज मादरी जुबान और तालीम मंशियात की रोकथाम, अर्बनाइजेशन यानी शहरी जिंदगी और दीगर मौजुआत पर ग्रुप बहस मुबाहिसे हुए। प्रोग्राम में मुख्तलिफ माहिरीन ने शिरकत की। और ये जो टॉपिक था हाउ टू हैंडल स्टेज फ्राइट, इस पे हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। कल हमारी डिबेट थी और इंशाल्लाह कल मॉक इंटरव्यू है, तो इससे काफी कुछ हमें सीखने को मिला। एक जो फोबिया था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव दैट काइंड ऑफ फोबिया कि हाउ कुड वी स्पीक ऑन अ स्टेज, हाउ टू हैंडल द स्टेज, तो वो मतलब कम हुआ। पर्सनली मैं खुद बताऊंगी कि इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस यहाँ पे आना, और फिर मुख्तलिफ कॉलेज के स्टूडेंट्स आए थे मुख्तलिफ टैलेंट्स के साथ, उनके साथ हमने इंटरेक्शन किया। आज जो हमारा डिस्कशन था उनसे बातें की हमने। राइटिंग को कवर करने के लिए इन्होंने ये 3 डेज प्रोग्राम रखा है। बहुत ही उम्दा प्रोग्राम है और इंस्पायरेशनल प्रोग्राम है, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट्स है जो लैग कर रहे हैं स्टेज को, तो इसके लिए उन्होंने ये प्रोग्राम रखा था। बहुत ही अच्छा लगा है हमें इन 2 दिनों चीजें जो है। हैंडलिंग द स्टेज फ्राइट हमें सब बोलते हैं कि आइए सामने आइए बात करिए, बट इसके बारे में इसके रिलेटेड कोई फंक्शन नहीं, मैंने आज तक अभी नहीं देखा है ऐसी कोई चीज। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं थैंकफुल हूँ अपनी डिग्निटरीज की कि उन्होंने ऐसा ये किया हुआ, और इसके बावजूद ना कि हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स बल्कि बाकी कॉलेज के स्टूडेंट्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू। कभी भी स्टूडेंट्स को मौका मिलता है बोलने के लिए, उन्हें स्टेज पे हम बुलाते हैं तो दे शाई अवे, वो डरते हैं, घबराते हैं बोलने के लिए। तो उस चीज को कैसे वो ओवरकम करेंगे। आजकल की जिंदगी में कम्युनिकेशन का बहुत इम्पोर्टेंट एक रोल है। अगर जब ये बच्चे हमारे यहाँ से डिग्रीज कंप्लीट करके बाहर जाएंगे, या रोजमर्रा की जो जिंदगी है, जो रियल वर्ल्ड है, उसमें जो कम्युनिकेशन है उसका बहुत बड़ा रोल है।
और महकमा एग्रीकल्चर की जानिब से शहद के कारोबार को फरोग देने के लिए 2 रोजा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप का इफ्तिताह डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी इकबाल ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कुपवाड़ा की मौजूदगी में किया। इस मौके पर इस कारोबार से जुड़े लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। माहिरीन ने लोगों को इस कारोबार को मजीद फरोग देने और कम लागत में ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल करने के हवाले से जानकारी फराहम की। अगर किसान की आमदनी को बढ़ाना है, उसको बढ़ाने के लिए कॉटेज इंडस्ट्री जो है उसका अपना एक बड़ा एम रोल होता है। कॉटेज इंडस्ट्री में जो एपीकल्चर है उसका अपना एक आला मकाम है। इसको बढ़ावा देने के लिए और खासकर डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के इस जोग्राफियाई आदाद और शुमार को देखते हुए कि जहां इतनी कसीर तादाद के अंदर फ्लोरा और फना अवेलेबल है, और खुशनसीबी की बात यह है कि जितना भी हमारा यहाँ फॉरेस्ट का डेंस कवर है उसके अंदर जितने टाइप्स फ्लोरा की यहाँ पे अवेलेबल हैं शायद इतनी किसी दूसरी जगह अवेलेबल ना हो। डिपार्टमेंट अपनी तरफ से तो ऐसे इनिशिएटिव लेता रहता है, क्योंकि एपीकल्चर को बढ़ावा देने से खाली यही नहीं है कि हम सिर्फ शहद की पैदावार को बढ़ाएं, इसके जो सब्सिडी फायदे हैं उन पर भी हम लोगों को काम करते हैं। और उसका फायदा जो है, अगर हमारे पास भी कॉलोनीज जो हैं जैसे 1 हेक्टर के हिसाब से अगर 2 या 3 कॉलोनी 1 हेक्टर एरिया में रहें तो वहां जो पॉलिनेशन का रोल बनता है, जैसे फ्रूट क्रॉप से 20 से 25% पैदावार उससे बढ़ती है। बांडीपुरा में आज एक लंबे अरसे के बाद एक रोजा छोटा अमरनाथ यात्रा शुरू हुई है। इस मौके पर कलूसा के शारदा माता मंदिर में खुसूसी पूजा की गई। इसके बाद 70 यात्रियों पर मुश्तमिल एक ग्रुप छोटा अमरनाथ यात्रा पर रवाना हुआ। यात्रियों के इस ग्रुप में 55 मर्द और 15 ख्वातीन शामिल हैं। यात्रा के लिए इंतजामिया की जानिब से माकूल इंतजाम किए गए हैं। यात्री 2 बसों के जरिए अरदंदर और अरंदरपुरा पहुंचेंगे और बाद में यात्री 8 किलोमीटर का ट्रैक पैदल तय करके छोटा अमरनाथ का दर्शन करेंगे। यात्रियों का कहना था कि इनकी ख्वाहिश है कि ये यात्रा 90 की दहाई से पहले की तरह हर साल हो। लगभग 70 के आसपास ही है, और बच्चे भी है उसमें, मिडिल एज भी है, थोड़ा सीनियर लेवल के भी है, और सारे हर एंड पे एक्साइटेड है। सबको खुशियां हो रही है कि आज लॉर्ड शिवा का दर्शन के लिए एक मौका मिल जाए। अच्छा, ये बताइए कि आज कुछ क्या खास प्रार्थना यहाँ पर की जाएगी? वहाँ पे बस यही चाहते हैं कि अमन शांति अपनी कंट्री की भलाई और सबको खुशियाँ मिल जाए। पुलिस, आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके जो पूरी प्लानिंग करके और हर एक फैसिलिटी का ख्याल रख के ये यात्रा करवाई जा रही है। कई ब्रीफिंग सेशंस भी हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 मामले को लेकर वो काफी पुरउम्मीद है, जबकि 35A जैसे कई प्रोविजन मुल्क की कई रियासतों में नाफिज हैं। अनंतनाग में न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में मसूदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इनके वकला ने दफा 370 का दिफा इत्मीनान बख्श अंदाज में किया है। मसूदी साहब, खैर मकदम है। जानना चाहेंगे कि क्या आप संतुष्ट है, मुतमईन है जिस तरह से अगर देखा जाए जो पैरवी वकील की जानिब से हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, और जो खदोखाल रहे हैं 370 को जिस तरह से प्लीड किया गया, तो ऐसे में आपका रिएक्शन? जी, आप कहेंगे कि क्या मुतमईन? नहीं, मुतमईन तवक्का से ज्यादा पैशन के साथ, जज्बे के साथ हमारे वकला ने मामला पेश किया। देखिए, कोई मिल मिला के कोई 40-50 घंटे तक बहस हुई, और जिसकी इब्तिदा तो मशहूर जो वकील हैं आप जानते हैं कपिल सिब्बल जी ने की, उसके बाद गोपाल सुब्रमण्यम जी ने की, उसके बाद बाकी वकला आ गए। तो जिस जज्बे के साथ किया उन्होंने, वो मेरी तवक्का से भी ज़्यादा है। और इतना यानी मुदल्लल और मुफस्सल बहस की, और उसके आगे जो दूसरा फरीक है उसकी तरफ से मुझे नहीं लगता कि उनमें कोई डेंट किया गया। जो बहस हमारी तरफ से हो गई उस बहस में कोई डेंट हुई। देखिए, हमने बिल्कुल वजाहत के साथ कहा कि 356 का मकसद क्या है, मंशा क्या है। आप 356 के सहारे किसी और जो मद होगा, आईनी मद होगा, उसमें तरमीम नहीं कर सकते। ये सीमित है सिर्फ ताकि गवर्नर ये इंटरिम पीरियड के लिए काम चलाए, न कि आप दायमी फैसले करेंगे इसकी आड़ में। बहरहाल जो भी, जैसे यह इंटरप्रिटेशन क्लास है 367 का, उसको आप वसीला नहीं बना सकते हैं कि सब्सटेंटिव चेंजेस करने का। आपने 367 के जरिए एक बैकडोर से 370 में तरमीम की, तो जो हमारा उसमें जो दलाइल थे वो इतने वाज़ेह हैं, वो दलाइल इतने मजबूत है, मुझे नहीं लगता है कि उन दलाइल का उस मजबूती के साथ कोई जवाब दिया गया।
लेकिन जिस तरह से अगर सीजीआई का देखेंगे या फिर उसके बाद जो पॉलिटिकल सर्कल में जो बात फैली है वो ये है कि जब दलाइल पेश किए गए 35A को लेकर, तो ये कहा गया कि इससे जो हुकूक है या फिर जो है बेयासिड है ये 35A सेक्शन, और ये कहा गया कि इससे जो है डिस्क्रिमिनेशन पैदा होता है पूरे मुल्क में, तफरुका एक पैदा होता है। नहीं, देखिए बात ये है, पहले ये बात है कि 335A है वो किसी के हुकूक नहीं लेता है, नहीं कि किसी को हुकूक देता है। ये प्रोटेक्टिव एक अम्ब्रेला है उन कवानीन के लिए जो कवानीन जो हमारी जम्मू कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट मुस्तकिल बाशिंदे की, एक तो उसकी तारीफ है कौन मुस्तकिल बाशिंदा होगा और फिर उसकी प्रिविलेज क्या होंगी, उसके हुकूक क्या होंगे। देखिए 35A एक वाहिद ऐसा आर्टिकल नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है। ये किस पस मंजर दिया गया, ये 1952 का जो दिल्ली एग्रीमेंट हुआ उसके पस मंजर आप जो वहाँ पर जो ये इंट्रोड्यूस किया 1952 का जो एग्रीमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर ने जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में, और फिर उसके जवाब में उसकी तायद में वहाँ वकालत की कि ये क्यों दिया, और उसी में उन्होंने वाजे किया कि ये जो हमारे हुकूक है, जो पुश्तनी बाशिंदों के हुकूक है, यहाँ के मुस्तकिल बाशिंदों के हुकूक, क्यों ये ज़रूरी है कि इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और उसी के बाद 1956 में ये 35A आया और जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर था उसमें। अब देखिए बात ये 35A वाहिद एक नहीं है एक ऐसा प्रोविजन। अब देखिए आप देखेंगे 371 से लेकर 1A से लेकर 371J तक जम्मू कश्मीर में हुकूक जो दिए गए मुस्तकिल बाशिंदों के, ऐसे ही हुकूक 7 रियासतों में। आप देखिए नागालैंड में हम आमतौर पर कहा जाता है कि ये क्या है जी, कहीं भी रह सकता है जो हमारा शहरी है।